welcome back to your very own channel तान्या सिंह। एंड आज हम लोग अपना कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस। हमारा जो चैप्टर है एंड ऑफ बायोपोलैरिटी अकॉर्डिंग टू द वेरी लेटेस्ट एडिशन। एंड इसके अंदर आज हम लोग पार्ट 5 ऑफ द वीडियो करने वाले हैं, राइट। इसके टोटल 7 पार्ट्स हैं जो धीरे धीरे करके अपलोड हो जाएंगे, राइट। आज हम लोग करने वाले हैं आपका नया टॉपिक गल्फ वॉर, ठीक है। तो ये आपको जो है एक्चुअली में चैप्टर नंबर 2, बिकॉज अभी बुक्स अपडेटेड नहीं है तो आपको ये चैप्टर नंबर 2 में नहीं बल्कि चैप्टर नंबर 3 द यूनिपोलर वर्ल्ड में जो है वो आपको मिलेगा, ठीक है। एक बार थोड़ा सा सिलेबस देख लेते हैं। डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, ठीक है। इसके पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में हमने इसको कवर आउट किया है। उसके बाद यूनिपोलर वर्ल्ड है जो पार्ट 3 है। मिडिल ईस्ट क्राइसिस अफगानिस्तान पार्ट 4 है। गल्फ वॉर जो है वो पार्ट 5 है जो कि अभी हम कर रहे हैं, राइट। एंड ये न्यू एडिशन है। न्यू सेंटर्स ऑफ पावर कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया हुआ पड़ा है, ग्लोबलाइजेशन हुआ है। बाकी सारे चैप्टर्स भी अकॉर्डिंग टू द न्यू पैटर्न बहुत ही जल्दी कंप्लीट होंगे। तो गल्फ वॉर जो है उसको मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो फर्स्ट गल्फ वॉर और एक सेकेंड गल्फ वॉर। मेनली क्या होता है जब मोस्टली लोग करते हैं तो एक गल्फ वॉर को तो कर लेते हैं, बट सेकेंड गल्फ वॉर उन्हें नहीं पता होता है इन जनरल। तो बट वी विल बी नॉट गोइंग टू टेक एनी रिस्क एंड वी आर गोइंग टू डू बोथ। दे आर वेरी इजी, बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट वीडियो रहने वाली है, 10-11 मिनट की। तो देखिए फर्स्ट गल्फ वॉर क्या था। तो हमने देखा जब कोल्ड वॉर एंड हुआ, जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ, तब जो है यूएस एक ओनली सुपर पावर रह गया था विद इट्स पावर फुली इंटैक्ट, है ना। एंड हम एक यूनिपोलर, हम पहले बाइपोलर वर्ल्ड में थे जहाँ पर 2 थे सुपर पावर्स, अब हम एक यूनिपोलर वर्ल्ड में आ गए थे। दिस वॉज वेरी मच क्लियर टू यू। अब यहाँ पर जो है एक्चुअली में ये जो गल्फ वॉर है एक तरीके से मतलब इनडायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। आई एम प्रिपेयरिंग यू फॉर एवरी काइंड ऑफ क्वेश्चन। तो कभी कभी इसको कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश करो। तो इवेंट्स ये यूएस हेजेमनी को कहीं ना कहीं शो करते हैं। हेजेमनी मतलब क्या होता है, जो प्रधान होता है, प्रधान, ठीक है, दैट इज कॉल्ड दी हेजेमनी। एक तरीके से एक ऐसा पर्सन जो चाहे लीडर, ही इज अ सुप्रीम लीडर, और वो जो है बिकॉज ऑफ हिज पोजीशन अपनी मन चाही चीज़ों को करता है। तो ये यूएस हेजेमनी, क्योंकि अब यूएस ही सिर्फ एक सुपर पावर रह गया तो ऑब्वियसली ही वाज डूइंग व्हाट एवर ही फील्स और इट फील्स कि उसको जो करना है वो अकॉर्डिंग टू विच कुछ भी अपनी मर्जी से कर सकते थे एंड कर रहे थे। तो ये जो है साइन है यूएस की हेजेमनी का। पहले देखिए गल्फ वॉर कैसे स्टार्ट होता है। तो गल्फ वॉर की कहानी जो है, फर्स्ट गल्फ वॉर की कहानी स्टार्ट होती है कुवैत और इराक के बीच में लड़ाई गई। इसमें यूएसए कैसे आ जाएगा, यूएसए की कैसे एंट्री होगी वो देखेगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो जो इराक है, इराक ने इन्वेड किया, इन्वेड मतलब घुसपैठ कर दी कुवैत में। अगस्त 1990 की कहानी है ये, ठीक है। और उन्होंने जो है पूरे कुवैत को ऑक्यूपाई कर लिया, एनेक्स कर लिया, ठीक है। एनेक्स मतलब हड़प लिया एक तरीके से। अब बहुत सारे डिप्लोमेटिक अटेम्प्ट्स किए गए, डिप्लोमेटिकली जो है कोशिश की गई कि इराक को समझाया जाए कि कुवैत को एनेक्स मत कीजिए। यूनाइटेड नेशंस ने काफ़ी बातचीत की, डिप्लोमेटिक अटेम्प्ट किए, बट जब इराक नहीं माना तब पर भी कुवैत से वो नहीं स्टेप आउट हुई उनकी आर्मी। तो फिर यूनाइटेड नेशंस ने बोला अब जो है कुवैत का लिबरेशन जो है अब हमें फोर्स का यूज़ करना पड़ेगा, बहुत हो गया डिप्लोमेटिक अटेम्प्ट। और फिर जो है यूएन ने रेजोल्यूशन पास कर दिया, और ये यूएन के लिए भी बहुत ही ड्रामेटिक डिसीजन था कह सकते हैं, क्योंकि कोल्ड वॉर के टाइम पे बहुत ज़्यादा डेडलॉक चल ही रहा था। एंड उसके बाद जो है इस तरीके का डिसीजन लेना। फर्स्ट गल्फ वॉर के टाइम पे यूएस का प्रेसिडेंट कौन था ये क्वेश्चन आता है, इट इज़ जॉर्ज H.W. बुश। और सेकेंड गल्फ वॉर में यूएस के जो है प्रेसिडेंट कौन था, जॉर्ज W. बुश ही थे, लेकिन उसके बीच में कंफ्यूजन ये होती है कि जॉर्ज H.W. बुश थे और वो जो है वो जॉर्ज W. बुश थे, H नहीं था, ठीक है। तो सेकेंड गल्फ वॉर देखेंगे, ठीक है। उन्होंने जो है एक्चुअली में क्या किया, यूएस ने ऑलमोस्ट 34 कंट्रीज़ का एक कोलिशन बनाया, ठीक है, जिसके अंदर ऑलमोस्ट 60,000 ट्रूप्स थे, और उसको अगेंस्ट इराक जो है लगा दिया।
ऑब्वियसली इराक डिफीट हो गया एंड इट इज़ नोन एज दी गल्फ वॉर। बट इस ऑपरेशन का नाम, इसका कोड नेम क्या था? ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड कि इस ऑपरेशन का क्या नाम था? ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म था। अब इसमें कई कई जगहों पे हमें यूएस की हेजेमनी देखने को मिलती है। जैसे जो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म था वो ओवरवेलमिंगली ज़्यादातर अमेरिकन ही था, क्योंकि जो इसको हेड कर रहे थे वो एक अमेरिकन जनरल थे, नॉर्मन। एंड प्लस जो है यूनाइटेड नेशन की जो कॉलिशन थी उसमें 75% जितने भी कॉलिशन फोर्सेस थी वो यूएस से आई थी। तो कह सकते हैं कि यूएस का अकेला अमेरिका का ही इनिशिएटिव लग रहा है। ऑल्दो इराकी प्रेसिडेंट ने ये बोला था कि इट्स अ मदर ऑफ ऑल द बैटल्स, लेकिन इराकी फोर्सेस बहुत ही कुछ ही दिनों में जो है वो डिफीट हो गई थी। एंड ऑल्सो दूसरी साइन भी हमें यूएस हेजेमनी की देखने को मिलती है। हमें उस टाइम पे अभी तक कि वी वर नॉट रियलाइजिंग कि हाँ यूएस एक हेजेमनिक पावर है, लेकिन जब ये वॉर हुआ तो पूरे वर्ल्ड को रियलाइज हुआ कि कितना बड़ा टेक्नोलॉजिकल गैप है अमेरिका की मिलिट्री में और बाकी सारी कंट्रीज की मिलिट्री में। तो वहाँ से एक्चुअली में अमेरिका की पावर का लोगों को पता लगने लगा। अभी तक नो वन वॉज दैट मच अवेयर अबाउट इट। प्लस फर्स्ट गल्फ वॉर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है कि इसको कंप्यूटर वॉर क्यों बोलते हैं या वीडियो गेम वॉर क्यों बोलते हैं? कंप्यूटर वॉर इसलिए बोलते हैं क्योंकि अभी हमने देखा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन ये जो गल्फ वॉर हुआ था इसके अंदर हमने स्मार्ट बॉम्ब्स का यूज़ किया था। यूएस ने स्मार्ट बॉम्ब्स का यूज़ किया था, इसलिए इसे कंप्यूटर वॉर बुलाया जाता है और वीडियो गेम वॉर भी बुलाया जाता है, क्योंकि पहली बार जो है ये लाइव टेलीकास्ट हो रहा था टेलीविज़न पे। लोग घर पर बैठे बैठे जो है इराकी फोर्सेस को जो है गिरते हुए देख रहे थे। सो डेफिनेटली इट वाज दीज टू रीजंस जिसकी वजह से कंप्यूटर वॉर या वीडियो गेम वॉर भी बोला जाता है। एंड एक्चुअली में जो है यूएस ने इतना इन्वेस्ट किया तो उसको प्रॉफिट भी हुआ, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार जो है यूएस को बहुत ज़्यादा मनी मिली थी जर्मनी, जापान एंड सऊदी अरेबिया में, कि जितना उनका खर्चा हुआ था वॉर में उससे ज़्यादा उनका बच गया था। ठीक है, सो दिस वॉज द गल्फ वॉर। इससे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ये आ सकते हैं कि इस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन थे, प्लस कहाँ कहाँ हमें हेजेमनी के साइन दिखते हैं फर्स्ट गल्फ वॉर में, थर्डली गल्फ वॉर क्या है, चौथा इसको कंप्यूटर या वीडियो गेम वॉर क्यों कहते हैं। तो ऑल दीज आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क इट एज अ। सो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू गाइज। अब देखिए यहाँ आ जाइए, ये आपको एक पिक्चर दे रखी है आपकी बुक में, ये है आपके फर्स्ट गल्फ वॉर से रिलेटेड। और इस हाईवे का क्या नाम है, ये पिक्चर देके वो पूछ सकते हैं। तो इस हाईवे का नाम है हाईवे ऑफ द डेथ। यहाँ से जब वॉर चल रहा था, जब फर्स्ट गल्फ वॉर चल रहा था, तो फैब 1991 में क्या हुआ था कि इराकी आर्मी जो है रिट्रीट करी थी, वापस जा रही थी। तो अमेरिकन एयरक्राफ्ट ने वापस जाती हुई इराक आर्मी पे अटैक कर दिया था। एंड कई लोगों का मानना है कि यूएस ने जानबूझकर इस हाईवे पे अटैक किया था क्योंकि उन्हें पता था कि यहाँ पर इराकी फोर्सेस जो हैं दे वर नॉट हैविंग कम्बाट, राइट, दे आर आउट ऑफ द कम्बाट, उनके पास कम्बाट नहीं है। और इसके अंदर यहाँ पर वो ट्रैफिक जाम में फंसे हुए थे। और इसके अंदर जनरली जो है कुवैत के प्रिजनर्स और हॉस्टेजेस थे, प्लस फिलिस्तीन के सिविलियन रिफ्यूजीज थे। यहाँ पर सबसे ज़्यादा सफरिंग इन्हीं दो सोशल ग्रुप्स की हुई थी, कह सकते हैं। एंड कई लोगों ने कहा कि ये वॉर क्राइम के अंडर आता है एंड ये जेनेवा कन्वेंशन का वायलेशन है, राइट, क्योंकि आप कभी भी वॉर करते हैं तो आप जो है ह्यूमंस को अनपर्पसली जो है जब आप मारते हैं तो इट इज़ रिगार्डेड एज अ वॉर क्राइम। तो वॉर में भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को देखना पड़ता है जो कि जेनेवा कन्वेंशन में दिए हुए हैं। अब आ जाइए सेकेंड गल्फ वॉर। सेकेंड गल्फ वॉर जनरली आपकी बुक्स में इराक इन्वेजन के नाम से दिया हुआ है, ठीक है। इसके अंदर भी यूएस ही इन्वॉल्व था और इराक ही इन्वॉल्व था। पिछले वाले में भी यूएस और इराक था, लेकिन पिछले वाले में क्या था, थोड़ा सा रिकैप कीजिए। कुवैत पे इराक ने जो है अटैक किया और इराक पे यूएसए ने अटैक किया एंड ये जो है यूनाइटेड नेशन मैंडेटेड भी था। दोनों में डिफरेंसेस देखते रहिएगा। जस्ट मैं ये नहीं कह रही हूँ कि डिफरेंसेस वाला क्वेश्चन आएगा, इट मे कम, बाकी अभी तक तो नहीं आया है, राइट, बट ये आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को ज़रूर इम्प्रूव कर देगा, राइट। तो आई थिंक सो लेट्स कंटिन्यू डूइंग दिस। तो इसमें क्या होता है कि इसमें कुवैत नहीं होता है
एंड इसमें यूनाइटेड नेशन भी मैंडेशन नहीं देता है। देखते हैं स्टोरी क्या है। इसको सेकेंड गल्फ वॉर के नाम से जाना जाता है। सेकेंड गल्फ वॉर आपकी किसी भी एनसीईआरटी बुक्स में नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये है कि इराक इन्वेजन को जनरली सेकेंड गल्फ वॉर के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए मैंने गल्फ वॉर वाले टॉपिक में इसको एडअप किया। तो ये स्टोरी शुरू होती है 19 मार्च 2003 को। यूएस जो है इन्वेजन लॉन्च कर देता है इराक के अंदर और इसका कोड नेम होता है ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। अब इन दोनों में कंफ्यूज मत होना। फर्स्ट गल्फ वॉर में क्या था? ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, और इसके अंदर क्या है? ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। क्लियर हो गया? ये 2003 में इन्वेड कर दिया था। अच्छा, इन्वेजन का रीज़न क्या था पहले ये देखते हैं कि मोर देन 40 कंट्रीज, उसमें तो 34 कंट्रीज थी, इसके अंदर क्या है 40 कंट्रीज। मेरा एम ये है कि आपको मैं रिविजन करवा, यहाँ पर क्या है 40 अदर कंट्रीज़ ने यूएस लेड कोलिशन की और उस कोलिशन का नाम था कोलिशन द विलिंग। लेकिन इस बारी यूएन ने इस इन्वेजन को अपनी जो है एक्सेप्टेबिलिटी नहीं दी थी, यूनाइटेड नेशन ने रिफ्यूज़ कर दिया था, बट फिर भी यूनाइटेड नेशन के बिना माने उन्होंने इन्वेड किया। ये क्या दिखाता है आप बताइए? यूएस हेजेमनी का साइन है, यूएस अपनी मर्जी से कुछ भी कर रहा है। इसके पीछे रीज़न यूएस ने ये दिया कि जो है हमें जो है इराक के अंदर बहुत सारे वेपन WMD मतलब वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बन रहे हैं, एंड उस टाइम ये था कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जो है सिर्फ कुछ ही कंट्रीज़ को जो है एक्वायर करना अलाउड था। तो उन्होंने यही बोला कि इराक में बहुत सारे वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है और इसलिए हम इराक में इन्वेड कर रहे हैं। लेकिन जब यूनाइटेड नेशन के रिप्रेजेंटेटिव गए थे तो उन्हें कोई भी जो है एविडेंस नहीं मिला था। इन लोगों ने इन्वेड किया तो जो है ऑस्टेंसिबल रीज़न मतलब क्या होता है कि ऊपर से दिखाया जाने वाला, इट इज़ नॉट ट्रू। ठीक है, तो रीज़न दिया, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इसके पीछे एक्चुअल पर्पस ये था कि इराक की ऑयल फील्ड्स को जो है वो ऑक्यूपाई किया जाए। दूसरा जो है यूएस में जो सद्दाम हुसैन की रिजाइम है विच इज़ नॉट फ्रेंडली टू द यूएसए, उससे जो है कोई ऐसी रिजाइम विच इज़ फ्रेंडली टू द यूएस वो इंस्टॉल कर दी जाए। ठीक है, और जो गवर्नमेंट थी सद्दाम हुसैन की बहुत ही तेज़ी से गिर गई, लेकिन यूएस कभी भी इराक को पैसिफाई नहीं करवाया, कभी भी इराक में जो शांति थी वो नहीं लेकर आ पाया, वायलेंस को नहीं कम कर पाया। उल्टा जो है इराक के लोग जो है वो यूएस की ऑक्यूपेशन के अगेंस्ट इंसर्जेंसीज लॉन्च करने लग गए और उल्टा जो है इराक के लोग और यूएस में ही लड़ाई हो गई। Almost 3,000 military personnel from the US side and 50,000 civilians from the Iraqi side kill हुए in the US led invasion। मतलब कोई रीज़न भी नहीं था as such, and then इतने सारी civilian killings भी हो गए। and even आज तक भी जो है they recent की जो occupation है US की या US का कंट्रोल है over the Iraq, right? तो जनरली इसको ऐसा ही रिकग्नाइज किया जाता है कि इन द हिस्ट्री एक बहुत ही बड़ा यूएसए की हिस्ट्री में बहुत ही बड़ा मिलिट्री एंड एज वेल एज पॉलिटिकल फेलियर भी था, क्योंकि ना ही कोई अच्छी गवर्नमेंट और डेमोक्रेसी आप प्रमोट कर पाए और ना ही मिलिट्री लेवल पे सिविलियन किलिंग्स को बचा पाए। राइट, इसको ही समटाइम्स जो है सेकेंड गल्फ वॉर के नाम से जाना जाता है। अब देखिए ये आपका एक कार्टून दे रखा है, ये कार्टून आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, जो आपके कॉन्टेक्स्ट में है, जो आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपसे पूछा जा रहा है, ये क्या दिखाता है? ये यूएस की हेजेमनी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इसकी जो वर्दी है इस पर जो है क्या लिखा हुआ है? सोल्जर वर्ल्ड मैप। ये कौन सा सोल्जर है? ये यूएसए का सोल्जर है। ये किसका फ्लैग है? यूएसए का फ्लैग। अब देखें ये इसकी जो है वर्दी पर या इसकी यूनिफॉर्म पे बहुत सारी कंट्रीज़ बनी हुई हैं। ये क्या है? दे वर ऑल द कंट्रीज़ जिसके अंदर यूएस ने इन्वेजन किया था या फिर इंटरवेंशन किया था। क्या किया था? या तो इन्वेजन किया था या फिर इंटरवेंशन किया था। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये देखिए इंडियन ओशियन, इराक में भी किया था, ईरान में भी, अफ़गानिस्तान में भी, पाकिस्तान में भी। दीज वर द कंट्रीज जो उसके इन्फ्लुएंस में आ गई थी, जिस पर वो अपनी हेजेमनिक पावर को दिखाता था। तो यानी कि उसका जो कंट्रोल है ओवर ऑल दीज कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, ये इसको भी सिग्निफाई कर रहा है। नाउ we'll meet up in the that's it for this video। we'll meet up in the part 6 of the video, जिसके अंदर हम लोग CIS that is Commonwealth of Independent States के बारे में पढ़ने वाले हैं।
So that's it for the video. Have a nice day, and all I have to say is thanks for watching, and you'll get more such videos very soon. Take care.